हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज के क्लास में हम क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसकी सेकंड क्लास होगी। हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया था डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा था कि जो ये पूरी यूनिट है, उस यूनिट में हमारा जो मोटिव है वो क्या कैलकुलेट करने का है, वो है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें उससे पहले क्या करना पड़ेगा? डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ये छोटी टर्म है। डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम एक नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? हमें मिल जाएगा नेशनल इनकम। अच्छा, डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, क्योंकि जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी पे हम इनकम जनरेट करेंगे वो हमारी डोमेस्टिक इनकम माना जाएगा, और उसमें अगर मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा नेशनल इनकम। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो ये था डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में डोमेस्टिक इनकम बहुत अच्छे तरीके से करा था। अब जब हमने लास्ट क्लास में डोमेस्टिक इनकम करा था तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया था नॉर्मल रेजिडेंट। क्या आया था? नॉर्मल रेजिडेंट। अगर आपको याद हो तो जब हमने पहले तो हमने कहा कि भाई जो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, तो जो भारत की पॉलिटिकल टेरिटरी है या पॉलिटिकल बाउंड्री है या पॉलिटिकल फ्रंटियर है, उसको हम कहते हैं भारत का डोमेस्टिक टेरिटरी। फिर उसके बाद हमने कहा इसके अंदर हम 3 चीजें और ऐड करेंगे, जैसे कि कोई भी एयरक्राफ्ट या शिप्स ऑपरेट किया जा रहा है, चलाया जा रहा है 2 देशों के बीच में, किसके द्वारा? नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा। अगर ऑपरेशन करा जा रहा है, मतलब कोई भी शिपिंग्स का काम करा जा रहा है या एयरक्राफ्ट का काम करा जा रहा है, तो उसमें हमने बात की कि नॉर्मल रेजिडेंट अगर करता है तो वहां से निकल के आया टर्म नॉर्मल रेजिडेंट। कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? तो आज की जो हमारी क्लास है वो किस पर फोकस करेंगे? हम नॉर्मल रेजिडेंट पे। तो समझते हैं नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है। सिंपली जो भारत में क्या करता है? रिजाइड करता है, रहता है, और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पर होता है? भारत के अंदर होता है। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल, तो समझते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। क्या है? देखो, नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? नॉर्मल रेजिडेंट, हमने कहा नॉर्मल रेजिडेंट कोई भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है, और इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई सिंगल व्यक्ति या कोई संस्था, मान लो जैसे गूगल यहां पर काम कर रही है, तो क्या हम गूगल को इंस्टीट्यूशन का मतलब गूगल, ठीक है, इसका एग्जांपल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ये सारी क्या है? कंपनी है। कंपनी क्या होती है? अगर हम देखा जाए तो बड़े तौर पर इंस्टीट्यूशन होते हैं वो, ठीक है, और इंडिविजुअल में कोई भी बाहर से कोई भी आया तो इंडिविजुअल मतलब कोई भी पर्सन, तो क्या रहा? हम नॉर्मल रेजिडेंट किसे बोलेंगे? तो हमने बताया सिंपल सा, जो भारत के अंदर रहता है, ठीक है, जो भारत के अंदर लगभग 1 साल रहता है, और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहां हो? भारत के अंदर ही हो। दोबारा से सुनेंगे, जो भारत में आमतौर में भारत में रहता है, और उसका कहने का मतलब है 1 साल कम से कम वो भारत में रहता हो, 1 साल हो गया उसको भारत में रहता है, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहां हो? भारत में हो। अब आप बोलोगे इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या? तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है कि वो स्पेंडिंग भी भारत में करता हो, ठीक है, मतलब अर्निंग भी भारत में करता हो, स्पेंडिंग भी भारत में करता हो, और कोई भी पैसा जो बचता है एक्यूमुलेट और इन्वेस्टिंग भी कहां पे करता हो? भारत के अंदर करता हो। ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल रेजिडेंट। अब मैं आपको लिखकर बताता हूं नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है। तो नॉर्मल रेजिडेंट बहुत आसान है, सिंपल सा। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, आप भी हम इसको एग्जांपल के साथ भी समझेंगे। हमने बात करी नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है, तो हमने बोला नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब होता है नॉर्मल रेजिडेंट of a country refers to individual और an institution, या तो इंडिविजुअल या
हु ऑर्डिनरी रिजाइड्स इन द कंट्री, जो आमतौर पर कहां रहता हूं, उसी कंट्री में रहता हूं, ऑर्डिनरी रिजाइड इन द कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। मैं अपने से एग्जांपल लेता हूं। तो दो चीज बोली इसमें, एक तो क्या कह रहा है, एक तो ये बात कही है कि उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और दूसरी बात ये कही कि वो कहां रहता हो, कह रहा वो आमतौर में भारत के अंदर रहता हो, और आमतौर पे यहाँ पे ना एक्चुअली पूरी बात नहीं बताई, आमतौर में मतलब एक साल में लगभग भारत में रहता हो, एक साल तो भारत, एक साल उससे होगा या तो भारत में है, और दूसरी चीज उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उसकी अर्निंग, उसका स्पेंडिंग और उसका इन्वेस्टमेंट कहां होना चाहिए, उसी कंट्री में होना चाहिए जहां वो रिसाइड रहता है। तो उसको उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट, जैसे हम भारत की बात करें तो भारत का नॉर्मल रेजिडेंट बनने के लिए वो, अगर मैं भारत का रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट हूं, ये चेक करना तो सबसे पहले देखा जाएगा क्या मैं आमतौर पर कहां रहता हूं। अगर मैं आमतौर पर भारत के अंदर रहता हूं तो मैं क्या माना जाऊंगा, नॉर्मल रेजिडेंट, प्लस इसके साथ में चेक कराया मैं अर्निंग कहां कर रहा हूं, मैं कमा कहां रहा हूं, मैं खर्च क्या कर रहा हूं और मैं इन्वेस्ट क्या कर रहा हूं। तो अगर ये चीज मैं इंडिया में कर रहा हूं तो मैं भारत में क्या माना जाऊंगा, नॉर्मल रेजिडेंट। अब इसको समझते हैं क्या, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मींस, अब इसका मतलब क्या होता है, हमने लिख तो लिया, इसको समझ तो लिया है, अब इसको लिख देते हैं। कहा द रेजिडेंट लिव विद इन द डोमेस्टिक कंट्री। सबसे पहले वो जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, इंस्टीट्यूशन है, वो कहां होना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए, वही ऊपर वाली बात। दूसरा कह रहा है द रेजिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन इन द कंट्री। मतलब वो क्या कर रहा हो, एक तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में रहता हो, दूसरा वो अर्निंग, स्पेंडिंग या एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन का मतलब पैसा इकट्ठा करके उसको सेव भी कहां करता हो, भारत में ही करता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो भारत का क्या माना जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर किसको इंक्लूड नहीं करा जाएगा। भाई ये तो हमारी बेसिक हो गई। अब कुछ ऐसे चीजें होंगी जिनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो हमने बात करी फॉलोइंग्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, हम नॉर्मल रेजिडेंट में जिसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, चेक करते किस किस को नहीं करते हैं। मैं पहले एक करके सारे पॉइंट्स लिख लेता, फिर वन बाय वन समझाऊंगा मैं आपको। सबसे पहला कहा कि इन्होंने फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर, फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर। ठीक है, अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट है या विजिटर है या फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स और मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। थर्ड का हम देख लेते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी होगा जैसे कि WHO, WTO, UNO एक्सेट्रा। ठीक है, या फोर्थ क्या होगा
एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्रू मेंबर ऑफ वेसल, क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, या फिर हमने बोला कमर्शियल ट्रैवलर, या हमने बोला सीजनल वर्कर। क्या बोला? सीजनल वर्कर। और लास्ट पॉइंट हमारे पास हो जाएगा बॉर्डर वर्कर, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट है जिसको हम नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। सबसे पहला कहा कि भाई नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, तो हमने बताया कि जो ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन द कंट्री, जो उस कंट्री में रिसाइड करते हैं, जैसे हम भारत के कंपैरिजन करते हैं, जो भारत में रहता हो और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत में हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल रेजिडेंट। अब बात आती है कि भाई सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है, तो पहला है कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी में रहता हो, दूसरा उसकी अर्निंग, स्पेंडिंग और उसका एक्यूमुलेशन, मतलब सेव करके इन्वेस्ट भी कहां करता हो? भारत में ही करता हो। अब हमारे पास एक चीज आई कि भाई इसमें किन लोगों को इंक्लूड नहीं करा जाएगा, तो कह रहा है कि जो फॉरेन टूरिस्ट या विजिटर है ना, देखो जो फॉरेन टूरिस्ट कहते हैं, जो घूमने के लिए आए हैं, या विजिटर, ऐसे फॉरेन टूरिस्ट या विजिटर एक तरीके से घूमने के लिए आते हैं दूसरे देशों से भारत के अंदर, तो इनको कहा गया कि भाई आप तो घूमने आए हो ना, तो आप भारत के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हो, ठीक है। फिर कह रहा है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस। देखो जो भारत के अंदर एम्बेसीज है, कॉन्सुलेट्स है ना, या जो एम्बेसीज है उसके अंदर काम करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो ऑफिशियल्स हो, डिप्लोमेट्स हो, या मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, जैसे दूसरे देश की आर्मी के ट्रेनिंग करने भारत में आते हैं, तो हमने उनको कहा कि वो भारत के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। ना एम्बेसीज में काम करने वाले ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, कोई भी भारत के नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर कह रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे हमारे देश में मान लो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानते, क्योंकि वो एक तरीके से पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए हमने उनको भी नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं किया है। फिर कह रहा है इंप्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो बोला कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसको भी हम काउंट नहीं करेंगे नॉर्मल रेजिडेंट में। दूसरा, कोई हमारा उसके अंदर काम कर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले इंप्लॉयज है ना, उनको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और फिर कह रहा है, देखो आपको पता है क्या होता है, फॉरेन देश से ना बड़े बड़े शिप्स आते हैं, बिजनेस शिप्स होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, उनमें ट्रेड के गुड्स लोड होकर आते हैं भारत के, जैसे जो बॉर्डर हुआ है वाटर बॉर्डर है ना, जो एक तरीके से जो जहां पर शिप्स वगैरह आके रुकते, स्टैंड होता है जो वहां पर रुकते हैं, वहां से लोडिंग करने में गुड्स की और अनलोडिंग करने में, मतलब पहले गुड्स को उतारेंगे, फिर भारत से जो गुड्स किसी और देश के अंदर ले जाने हैं वो लोड करेंगे, उसमें काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि उसमें एक्चुअली ये लीगल प्रोसेस होता है, तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, 3-3, 4-4, 5, 6 महीने भी लग जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आगे मान लो आप बेशक 6 महीने भारत के अंदर है, फिर भी हम आपको भारत का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। फिर कह रहे कमर्शियल ट्रेवलर, मतलब यहां पर बिजनेस करने के लिए कोई भी वो आया है, बिजनेसमैन आया दूसरे देश से, तो उसको भी हमने कहा कि नहीं, हम आपको भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। और सीजनल वर्कर, कोई दूसरे देश का पर्सन यहां पर सीजनली वर्कर में आ गया, कि मान लो चलो अभी जैसे विंटर का सीजन चल रहा है, तो विंटर में मान लो आ गया कोई बाहर से अपने वुलन क्लोथ्स बेचने के लिए भारत के अंदर आया है, तो हम कहेंगे आप भी भारत के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं, सीजनली आप आ रहे हो। और जो कमर्शियल ट्रैवलर है वो हमेशा, मतलब आमतौर पर नहीं रहता कि बिजनेस करने के टाइम पर आता है और फिर वापस चला जाता है, सारा काम स्पेंडिंग वो बाहर करता है, अर्निंग तो बेसिकली वो इंडिया से करता है, बट वो स्पेंडिंग जो कमर्शियल ट्रैवलर वो क्या करता है, बाहर करता है, इन्वेस्टमेंट भी बाहर करता है, इसलिए इनको भी हम नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। और फिर कह रहा है बॉर्डर वर्कर। एक्चुअली बॉर्डर वर्कर का जैसे आपको पता होगा, जैसे जो इंडिया और जो नेपाल है, इनका बॉर्डर बिल्कुल मतलब जस्ट रोड के इस तरफ नेपाल है,
रोड किस तरफ, भारत है, ठीक है। सो क्या होता है, नेपाल के लोग काम करने के लिए भारत में आते हैं और भारत के लोग काम करने के लिए कुछ लोग नेपाल भी जाते हैं। तो कहा है कि भाई जो नेपाल का कोई पर्सन है काम करने के लिए भारत के अंदर आया है तो उसको भारत का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे, बट जो भारत का काम करने गया नेपाल में वो भारत का ही नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये सारे आपको कॉन्सेप्ट्स जो नॉर्मल रेजिडेंट का समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा नॉर्मल रेजिडेंट में उसको माना जाएगा नहीं माना जाएगा, आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास 7 पॉइंट्स हैं, आपको बताना है कि इसमें से किसको हम नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड करेंगे और किसको नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। सबसे जो पहला पॉइंट है वो हमारे पास है इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। मैं समझा देता हूं, क्या रहा है, इंडिया का पर्सन है, यूएसए है, अमेरिका के अंदर यूएसए के अंदर क्या है, इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, यूएसए के अंदर हमारी एम्बेसी होगी, ठीक है। अब उस एम्बेसी में कोई इंडियन काम कर रहा है, क्या उसको भारत का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा? यस, उसको भारत का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, यस माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भारत के एम्बेसी में कोई भी पर्सन काम करेगा तो भारत का नॉर्मल रेजिडेंट भी माना जाएगा और जहां वो काम कर रहा है वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी भी मानी जाएगी, ठीक है। कह रहा है दूसरा, ए जापानीज टूरिस्ट स्टे इन इंडिया फॉर 2 मंथ्स। कह रहा है जापानीज टूरिस्ट है वो इंडिया में है 2 महीने के लिए, तो टूरिस्ट है तो टूरिस्ट को तो हमने क्या बोल दिया, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। अब हमारे पास आ रहा इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच। अच्छा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, मेरे इन पॉइंट्स को बताने से पहले आप कमेंट्स में आंसर जरूर बताना। थर्ड है इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग क्रिकेट मैच। अच्छा, कोई है भारत का, वो सिर्फ मैच देखने गया बाहर, देखो वो आमतौर पर तो भारत में रहता है, तो हमें एक कंडीशन देखनी है, वो आमतौर पर रहता है, भारत में रहता है, बस वो मैच देखने के लिए पाकिस्तान में गया, तो क्या हम उसको भारत का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे? नहीं बेटा, मानेंगे उसको भारत का नॉर्मल रेजिडेंट, क्योंकि वो आमतौर पर कहां रहता है, भारत में रहता है, तो माना जाएगा। कह रहा है इंडियन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर। अच्छा, यूएसओ के अंदर ही कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या रहा उसके अंदर जिस भी देश का एम्प्लॉय होगा, जैसे इंडिया का एम्प्लॉय है किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे वो बाहर हो, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंडियन काम कर रहा है तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, क्योंकि वो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर भारत के अंदर ही कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बट उसमें काम कोई बाहर का पर्सन कर रहा है तो वो दूसरे देश का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। इसका मतलब यूएनओ में कोई इंडियन वर्किंग कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यस वो नॉर्मल रेजिडेंट है। फिर इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन डब्ल्यूएचओ लोकेटेड इंडिया, भाई 2 चीज अलग अलग कह रहा है, एक यूएसए में वो था हमारे पास क्या कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर भारतीय काम कर रहा था, उसको भी इंक्लूड करा। ये तो इंडिया के अंदर ही है, उसके अंदर भारतीय काम कर रहा है, इंडिया के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें इंडियन काम कर रहा था, उसको बोलेंगे यस उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड करेंगे। कह रहा फॉरेन टूरिस्ट विजिटेड इंडिया फॉर अ मंथ टू सी ताजमहल। अब तो सिंपल सी बात है, कह रहा टूरिस्ट है घूमने के लिए आया है तो इसको हम इंक्लूड नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं करेंगे। लास्ट कह रहा है इंडियन मुस्लिम गोइंग टू हज फॉर द हज पिलग्रिमेज, मतलब हज करने के लिए वो कहा गया है, बाहर गया है, ठीक है। तो नॉर्मली तो वो भारत के अंदर रहता है तो उसको भारत का क्या मान लिया जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट। सो आई होप आपको क्वेश्चन के साथ जो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट का टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अब हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे जो हमारा सिटीजनशिप। चलो पहले समझते हैं कि सिटीजन कौन होता है, सिटीजनशिप कैसे मिलती है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर किसी को भी भारत की सिटीजनशिप चाहिए तो उसके सिर्फ 2 तरीके हैं। आपका प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया में होगा, ये पहली कंडीशन है, तो आप भारत के सिटीजन बन जाओगे। दूसरा कंडीशन, अगर आप लीगली तरीके से अप्लाई करते हो सिटीजनशिप के लिए,
जैसे कोई पर्सन भारत में उसका जन्म हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ भारत है, तो वो ऑटोमेटिकली भारत का सिटीजन बन जाएगा। बट जो भारत के बाहर, जिसका प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया से बाहर है, बट वो क्या करता है, अप्लाई करता है भारत की सिटीजनशिप के लिए, और भारत की गवर्नमेंट उसको सिटीजनशिप दे देती है, तो वो भारत का क्या बन जाएगा, सिटीजन बन जाएगा। तो हम एक कॉन्सेप्ट करेंगे सिटीजनशिप, ये सिटीजन, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम देता है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप एक्चुअली ये क्या होता है, ये लीगल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें, इट इज बेसिकली लीगल कॉन्सेप्ट, ठीक है, बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ of the person or some legal provision allowing a person to become a citizen। देखो सिटीजनशिप में वही दो चीज, या तो क्या है, ये क्या लीगल कॉन्सेप्ट है, आपका अगर प्लेस ऑफ बर्थ भारत के अंदर है तो आप भारत के सिटीजनशिप माने जाओगे, या फिर सब लीगल प्रोविजन अलाउइंग ए पर्सन टू बिकम सिटीजन, या आपका बर्थ बाहर हुआ है बट फिर भी आप भारत के सिटीजन माने जा सकते हो अगर आप भारत की सिटीजनशिप ले लो। और वो कैसे होता है, वो आप अप्लाई करोगे, गवर्नमेंट फिर वो आपको प्रूव करेगी। जैसे मैं आपको बता दूं कि इट मीन्स जो सिटीजनशिप होता है कैन अराइज ओनली टू वेज, दो तरीकों से ही आपको भारत की सिटीजनशिप मिल सकती है। पहला तरीका आपके पास, व्हेन ए पर्सन born in India, he acquires automatically citizenship of India। citizenship of, अगर भारत में किसी का जन्म हो गया तो वो ऑटोमेटिकली भारत का क्या बन जाएगा, सिटीजन बन जाएगा। दूसरा, ए पर्सन born outside India applies for citizenship and Indian government gives Indian citizenship। ठीक है, ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, आप भारत के जो नॉर्मल रेजिडेंट है ना, वो तो इजीली बन जाओगे। आप किसी देश में जाके रहने लग जाओ, वहां पर कमाओ, वहां पर खर्च करो, वहां पर इन्वेस्टिंग करो, तो आप उस देश के क्या बन जाओगे, नॉर्मल रेजिडेंट तो बन जाओगे। बट आपको अगर किसी देश का, भारत की स्पेशली बात करें, अगर आपको भारत का सिटीजन बनना है, सिटीजनशिप चाहिए भारत की, तो या तो आपका जन्म भारत में होना चाहिए, या चलो आपका जन्म नहीं हुआ भारत में बट आप अप्लाई करोगे भारत की सरकार को सिटीजनशिप के लिए, और अगर भारत की सरकार आपको सिटीजनशिप दे देती है तो आप भारत की क्या माने जाओगे, सिटीजन माने जाओगे। यही सिर्फ दो तरीके हैं जिन तरीकों से आप क्या बन सकते हो, भारत के सिटीजन बन सकते हो। सो आई होप हमारा हमारा नॉर्मल रेजिडेंट कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा विद क्वेश्चंस। उसके बाद हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था सिटीजनशिप, ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो अब हम एक नया कॉन्सेप्ट करेंगे जो कि बहुत मजेदार है और आपके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, डोमेस्टिक इनकम की कैलकुलेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, सो देखते हैं, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है हमारे पास फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। क्या है, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम।
ये दो तरीके की इनकम हमारे पास होती है। तो हमें डिस्कस करना है कि भाई फैक्टर इनकम क्या होता है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है। तो वन बाय वन हम समझेंगे। देखो फैक्टर इनकम मैं एक बार आपको बता देता हूं, फिर मैं लिखवाना स्टार्ट करूंगा। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जब आप कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए आप कुछ सर्विसेज देते हो और उसके बदले आपको कुछ मिलता है। मतलब आपने कुछ किसी को अपनी सर्विस दी, उसके बदले आपको पैसा मिला, तो वो क्या होता है, फैक्टर, वो होता है फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो बिना कुछ दिए आपको पैसा मिले, तो वो क्या होता है, फैक्टर इनकम। अब मैं वन बाय वन लिखवाता हूं, एग्जांपल समझाता हूं और आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि फैक्टर इनकम क्या होता है। तो हमने बोला फैक्टर इनकम refers to the income received by factor of production, received by factor of production, ठीक है, for rendering factor services in production process, in production process। तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा फैक्टर इनकम। अभी मैं आपको समझा के बताऊंगा। जैसे कि देखो, मान लो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, हमारे पास कॉन्सेप्ट था हाउस, हमने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। हमारे पास कॉन्सेप्ट था वहां पर फर्म, हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड इनको क्या देते हैं, फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड क्या देते थे, फैक्टर सर्विसेज। उस फैक्टर सर्विसेज में क्या होता था, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। इसके बदले भाई ये सारी, ये चारों फैक्टर सर्विसेज दी है, तो ये इससे क्या प्रोडक्शन हो रहा है, यस प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसके बदले जो भी इनकी फैक्टर इनकम हुई, इसी को क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम। इस फैक्टर सर्विसेज के बदले जो इनकम मिली, जैसे रेंट मिला, जैसे वेजेस मिला, जैसे कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला और प्रॉफिट मिला, तो जो भी आपने जो इनको फैक्टर सर्विसेज दी प्रोडक्शन करने के लिए, उसके बदले जो इन्होंने पेमेंट करी, तो हाउस होल्ड के लिए वो क्या हुई, इनकम हुई। तो इन इनकम को हमने क्या बोला, फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम क्या होती है, रिसीव बाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। रिसीव किसने करी है, फर्म ने करी है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने करी है, फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। भाई फर्म क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन किसकी हेल्प से करता है, फैक्टर सर्विसेज की, और फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड होता है। इसके बदले इनको क्या मिलती है, फैक्टर इनकम मिलती है। तो उसी को हमने बोला है ये होती है फैक्टर इनकम, जो कि प्रोडक्शन के बदले मिलती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम refers to those income, refers to income received without rendering any productive service in return। मैंने कह रहा बिना किसी सर्विस दिए आपको अगर कोई पैसा मिल रहा है, तो वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए है क्या, ट्रांसफर इनकम। अब मैं इसके एग्जांपल्स भी कराता हूं। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए, अगर हमने इसका एग्जांपल देखा, तो इसके एग्जांपल क्या क्या थे, इसके एग्जांपल थे आपके पास रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स थे। क्योंकि आप रेंट कब लेते हो, जब आप किसी को अपनी बिल्डिंग देते हो। वेजेस जब आप किसी को अपनी काम करके देते हो तब आपको वेजेस मिलता है। इंटरेस्ट जब आपको पैसे देते हो उस पर मिलता है इंटरेस्ट। और प्रॉफिट अगर आप कोई बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो तो उसके बदले मिलता है प्रॉफिट, है ना। यहां पर क्या होता है, देखो यहां पर होता है आपके पास, मान लो ओल्ड एज पेंशन। अगर किसी जो ओल्ड एज व्यक्ति है उसको पेंशन मिलती है, उसको बिना किसी सर्विस के मिलती है, तो उसको होता है ओल्ड एज पेंशन। अच्छा, इसके बाद आपके पास होता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भारत सरकार क्या करती है, जो भी व्यक्ति बेरोजगार होता है ना, तो उसको कुछ पैसे देती है, उसके बिना सर्विस के उसको कुछ पैसे दिए जाते हैं, तो उसको बोला जाता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ठीक है। फिर हमारे पास होगा
स्कॉलरशिप। सरकार क्या कहते हैं, जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सरकार उनको, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, स्पोर्ट्स में हो सकता है, सिंगिंग में हो सकता है, किसी भी एकेडमी में हो सकता है, एजुकेशन में हो सकता है, तो उसको सरकार पैसे देती है बिना कुछ उसकी सर्विस के, तो उसको बोलते हैं स्कॉलरशिप। या बोलो पॉकेट मनी, पेरेंट्स से आपको पॉकेट मनी मिलती है, उसको भी क्या बोला, वो भी क्या होती है आपकी ट्रांसफर इनकम, क्योंकि ये सारी जो जितनी भी चीजें हैं ये बिना किसी सर्विस के बदले आपको मिलती है, तो इनको बोला जाता है क्या, ट्रांसफर इनकम। अगर इसको, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये भी हमारा फर्स्ट, ये एग्जांपल हमारा सेकंड हो गया था, ये एग्जांपल सेकंड हो गया। थर्ड कह रहा है नेशनल इनकम में हम इसको इंक्लूड करेंगे, क्या करेंगे, इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, और इसको इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है, इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। एक डिफरेंस और बता देता हूं, ये क्या होता है, इट इज बायलैटरल कॉन्सेप्ट, इट इज बायलैटरल कॉन्सेप्ट। बायलैटरल कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप कुछ देते हो तो उसके बदले आपको कुछ मिलता है, जो दोनों साइड से, एक तरफ से सर्विस दी, दूसरी तरफ से पैसा मिला, तो इसको क्या बोला गया, बायलैटरल। इसको बोला जाएगा यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट, इसको क्या बोला जाएगा, इट इज यूनिलैटरल, या इसको वन साइडेड भी बोला जाता है, वन साइडेड या यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो ये आपका फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।